ग्रीटिंग एवरीवन। देखिए बेटा, क्लास 8 में जो लेसन 3 हमारा चला हुआ है ग्लिम्सेज ऑफ पास्ट, यानी कि अतीत की झलक, उसका पार्ट सेकंड करते हैं हम पेज नंबर 39 से। यहाँ पर देखिए बेटा, फोर्थ पॉइंट में क्या आया कि कुछ एक सोशल वर्कर्स भी आए थे, समाज सुधारक आए थे। उनमें से एक पर्सन कौन थे? हमारे राम मोहन रॉय थे। और उन्होंने क्या कहा? देखिए, राम मोहन रॉय आ लर्न मैन, लर्न का मतलब तो स्कॉलर, विद्वान इंसान थे, पुरुष थे। कहाँ से? फ्रॉम बंगाल से। अंडरस्टूड, उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया, व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, कि हमारे देश के साथ गलत क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर बबलिंग के अंदर बताया हुआ है, क्या बताया? लेट अस नोट डिस्पाइस आवर सेल्व्स, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट। डिस्पाइस करना, नफरत करना, अपने आप से घृणा ना करें हम। क्यों? उन्होंने कहा कि हमारा जो एंशियंट कल्चर है, हमारा जो पुरानी संस्कृति है, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, बहुत ज़्यादा महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, और हम इतने कैपेबल यानी कि इतने योग्य हैं कि हम ज़्यादा से बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने समाज को सुधारना होगा, रिफॉर्म करना होगा। एंड सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining us। क्या बताएं? सुपरस्टिशंस का मतलब होता है बेटा अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या करें? र्यूनिंग करना, बर्बाद करना, वो हमें बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि राम मोहन राय उन्होंने क्या कहा कि हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर सिर्फ एक ही बुराई है, और वो बुराई क्या है कि हम आपस में ही नफरत करते रहते हैं। दूसरा, हमारे समाज में क्या है? अंधविश्वास है। अगर हम इनको ख़त्म कर देते हैं तो हम इतने योग्य हैं कि हम बड़े से बड़े अचीवमेंट को भी क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सेकेंड बबल में क्या बताया हुआ है? ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, राम मोहन राय अपनी वाइफ से कह रहे हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कि जो गायें हैं वो अलग अलग रंगों की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम, लेकिन उनके दूध का रंग हमेशा कैसा होता है? सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, जो अलग अलग अध्यापक हैं, हो सकते हैं उनके अलग अलग विचार हों, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन आखिरकार जो कंक्लूजन है सभी धर्मों का, वो क्या है? सेम है। सभी धर्मों का एक कंक्लूजन है, और वो क्या है? मानवता की भलाई करना। इसीलिए उन्होंने क्या बताया कि गाय अलग अलग रंग की हो सकती है, लेकिन उनके दूध का रंग क्या होगा? एक समान होगा। और सभी धर्मों का जो सार है वो क्या है? मानवता की भलाई करना है। नेक्स्ट जो हमारा बबल है, उसमें देखिए उन्होंने क्या कहा? ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड द मॉडर्न नॉलेज। अब जो राम मोहन राय हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, प्रभावित थे, किससे? साइंस से, और जो मॉडर्न नॉलेज है, यानी कि उस समय की आधुनिक जो ज्ञान प्रदान किया जाता था, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने क्या कहा? नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है वो कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल यानी कि जिसको उपयोग में लाया जा सके, इस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। और वो नॉलेज कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक होनी चाहिए। साइंटिफिक का मतलब यहाँ पर क्या है? तर्क संगत होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए। वो साइंस को और मॉडर्न नॉलेज को, प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे। नेक्स्ट क्या बताया बेटा? इसी के साथ ये दिया हुआ है, ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर। जो राम मोहन राय हैं उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था। कब? 1823 में। बट द सस्पिशियस का मतलब होता है संदिग्ध। जो ब्रिटिशर्स हैं, यानी कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को उनके ऊपर संदेह हुआ कि अगर ये न्यूज़पेपर चलाएगा तो लोगों में क्रांति ला सकता है। इसीलिए उन ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उनके न्यूज़पेपर को 1823 में बंद कर दिया, उनके न्यूज़पेपर को पब्लिश करने से मना कर दिया। अब जो राम मोहन राय हैं उन्होंने एक और चीज़ को, समाज के अंदर एक और सुधार लाने के बारे में सोचा। वो क्या? देखिए, ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड ब्रिटिशर पावरफुल। वो क्या किया? उन्होंने समुंदर पार किया, और समुंदर पार करके वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जाकर उन्होंने सिर्फ ये देखा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इंग्लैंड वालों को या ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा पावरफुल बना रही है। देयर ही टोल्ड देम, उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को कहा, यानी कि ये जो बबलिंग में है वो इंग्लैंड से रिटर्न होने के बाद अपने देश के लोगों को कह रहा है, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स। ब्रिटिशर्स को क्या कह रहा है? कि हमने आपको अपने शासक के तौर पर स्वीकार किया, एंड एज सब्जेक्ट्स, और आपको हमें अपनी प्रजा के तौर पर क्या है? स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर
ऑव्स टू हिज सब्जेक्ट। लेकिन आपको जो आपको राजा बनाया है, रूलर बनाया है, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी प्रजा के प्रति उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी रिमेंबर रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिफ्थ में क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन का मतलब होता है दमन होना, यानी कि जो नई नई नीतियाँ लाई जा रही थी समाज में सुधार के लिए, उन समाज सुधारक नीतियों को भी अंग्रेज क्या कर रहे थे, उनका दमन कर रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। बट ब्रिटिशर कंटिन्यू टू ऑपरेस, ऑपरेस करना दमन करना, उनका शोषण करना, इंडियंस का शोषण करने पर लगे हुए थे। इन 1818 यानी कि 1818 में दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, रेगुलेशन नियम तृतीय जो नियम है वो उन्होंने लागू किया, और इस नियम के तहत अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। और इस नियम के तहत क्या हुआ कि जो इंडियंस हैं उनको बिना कोर्ट में ले जाए हुए, ट्रायल उनकी पेशी किए हुए, उनको जेल में बंद किया जा सकता है। बट द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरी एंड आल्सो मेक फॉर्च्यून इन द प्राइवेट बिजनेस। अब इस बीच क्या हो रहा था कि जो भारतीय हैं उनको तो नौकरियां थी ही नहीं, वो बेरोजगार थे। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं भारत के अंदर, वो ड्रू बिग सैलरी, जो भारत में रहने के लिए भारी भरकम पैसे ले रहे थे, सैलरी ले रहे थे, और इतना ही नहीं, साथ के साथ अपना प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे थे। इसके तहत इन 1829 में ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपये टू इंडिया। देखिए 1829 में जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश हैं, उन्होंने भारत के अंदर, ब्रिटेन ने एक्सपोर्ट कर लिया भारत के अंदर जो ब्रिटेन का गुड्स है यानी कि सामान है, जिसका उस वक्त मूल्य कितना था, 7 करोड़ रुपए था, उस सामान को भारत के अंदर क्या कर दिया, बेच दिया। अब क्या बताया, ब्रिटिश प्रॉस्पर्स ऑन द कंपनी लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेम टू डाई। अब ये क्या हुआ कि ब्रिटेन से सामान आ रहा है, उसी को खरीदा और बेचा जा रहा है, तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्रॉस्पर्ड होना और ज़्यादा समृद्ध होना, सफल फलना फूलना, जो ब्रिटिशर्स हैं वो अमीर होते जा रहे थे, कंपनी लूट कर रही थी, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो क्या होने लगी, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। अब जो गवर्नर जनरल हैं बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, उन्होंने क्या कहा, वापस जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने क्या कहा, बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि जो कॉटन वीवर्स हैं, यानी कि जो क्या बताया उसने, कि जो बॉन्स हैं कॉटन वीवर्स की आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर के अंदर बताया गया है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो अमीर होते जा रहे थे, और भारत के अंदर जो लुगी उद्योग था, वहाँ पर जो वीवर्स थे, बुनकर थे, वो बिल्कुल भुखमरी से गुजर रहे थे, स्टार्वेशन से गुजर रहे थे। ग्रीटिंग एवरीवन। बेटा देखिए ग्लिम्सेज ऑफ पास्ट क्लास 8th, उसमें पॉइंट नंबर जो 6 है डिससेटिस्फेक्शन, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अब तक आपने देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए इंडिया में अपने जो सामान है, अपने जो गुड्स हैं, उन गुड्स को उतार दिया था, और यहाँ पर जो इंडियंस वीवर्स थे दे आर स्टार्विंग, वो भूखे मर रहे थे। नेक्स्ट क्या बताया बेटा, देखिए डिससेटिस्फेक्शन हुआ 1835 से 1856, यानी कि जो फर्स्ट वॉर टू इंडिपेंडेंस हुआ था उसके लिए पहले डिससेटिस्फेक्शन हुआ, असंतोष ने जन्म लिया लोगों के बीच में। कैसे, एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। पर्शियन का मतलब यहाँ पर जो प्राकृत जो भाषा है और जो संस्कृत है, क्या बताया, अंग्रेज कहते कि भारत में जो एजुकेशन थी तब से पहले वो सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेज में थी, या तो हम प्राकृत भाषा पढ़ते थे या फिर कौन सी संस्कृत भाषा को पढ़ते थे। लेकिन इन 1835 में इंग्लिश मैन नेम मकाले, इसका पूरा नाम है लॉर्ड मैकाले, सजेस्टेड अ चेंज। इस इंग्लिश मैन ने, इस अंग्रेज ने एक सजेशन किया कि एक चेंज होना चाहिए एजुकेशन में, और उसने क्या कहा, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें यहाँ के जो नेटिव्स हैं, इंडियंस हैं, उनको क्या कराना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं इस चीज़ पर, और उसका रीज़न अभी बताया जाएगा क्यों वो एग्री हो गए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू whom ब्रिटिश गिव पेटी जॉब्स अंडर देम। अब जो इंग्लिश एजुकेशन इंडिया के अंदर दी गई, उनसे क्या हुआ कि जो प्रोड्यूस क्लर्क्स, जो क्लर्क्स हैं वो पैदा हो गए,
यानी कि बहुत सारी जॉब मिली, किसको मिली, लेकिन किस पोस्ट के लिए मिली, क्लर्क के लिए। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन्हें क्या करते हैं, पेटी, पेटी का मतलब तो बहुत कम जॉब्स, यानी कि जो नौकरियां हैं वो अपने नीचे देते, बहुत कम पैसों पे उन्हें रख लेते। इंसिडेंटली इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, लेकिन इसके साथ साथ ये बाई चांस हुआ कि हमारे बीच में एक नई पीढ़ी ने जन्म लिया, और ये नई पीढ़ी कैसी थी, इट इज़ द जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवों की थी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, अब जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे उन्होंने क्या कहना शुरू किया, हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए। और उसने क्या कहा, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, जो उनकी मटेरियल कंडीशन है उसको भी सुधारना चाहिए। फॉर दैट, उसके बाद कुछ लोगों ने क्या सजेशन किया इसके लिए, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ग्रीवनेस का मतलब होता है, ग्रीवनेस का मतलब होता है हमारी जो समस्या है, हमारी जो प्रॉब्लम है, उन्होंने क्या कहा, हमें अपनी प्रॉब्लम को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखना चाहिए। अब देखिए बेटा, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर दी हुई है कि 1856 में किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने, जो ये कॉलम है ये तो थी सिंपल स्टेट जो इंडिपेंडेंट थी येलो सर्कल में, और जो ये रेड सर्कल दिख रहा है ऑलमोस्ट ये सारा का सारा वो एरिया था जो कि क्या कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाइड कर लिया था, ऑलमोस्ट पूरे के पूरे भारत को जीत लिया था 1856 के आसपास। अब नेक्स्ट क्या बताया, दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, लोगों में असंतोष हुआ, डिससेटिस्फेक्शन हुआ, तो क्या क्या सबसे पहले बात होती कि लोग कहने लगे कि वो हमारी ज़रूरतों के बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं हैं। उसके बाद कुछ लोगों ने क्या कहा, आवर किंग्स हैव बिकम द पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, कि हमारे जो खुद के राजा हैं वो क्या बन चुके हैं, पपेट्स यानी कि कठपुतलियाँ बन चुके हैं, और हमने अपने पुराने काम धंधे को भी खो दिया है। कुछ कह रहे हैं हमारी ज़मीनें चली गई हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, कन्वर्टिंग करना धर्म परिवर्तन कराना, वो हमारे ही लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने क्या कहना शुरू किया कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ बातें कर रहे हो। ड्रीव का मतलब होता है भगाना, कि हमें उन्हें यहाँ से भगा देना चाहिए। उसके बाद देखिए बेटा, ड्यू टू डिससेटिस्फेक्शन द स्पार्क्स, स्पार्क्स का मतलब होता है चिंगारियाँ, चिंगारियाँ फूटने लगी, किस चीज़ के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। 1855 टू 1857 तक लोगों के बीच में चिंगारियाँ किस चीज़ को, टू गेन देयर फ्रीडम, अपनी आज़ादी को पाने के लिए जो उनके मन की लालसा है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। दे कंटिन्यूड टू रूइन द पीसेंट्स, पीसेंट्स का मतलब है किसान, वो लगातार क्या, टैक्सेज, जो टैक्सेज हैं कंटिन्यूसली टू रूइन द पीसेंट्स, जो टैक्स हैं, कर हैं, वो लगातार किसानों को बर्बाद किए जा रहे हैं। इन द बंगाल, और बंगाल के अंदर द संथाल, संथाल एक प्रजाति का नाम था वहाँ के लोगों का, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर द न्यू लैंड रूल्स, जो संथाल हैं उन्होंने नए ज़मीन के नियमों के अनुसार अपनी ज़मीन को खो दिया। बिकेम डिस्पैरेट, डिस्पैरेट होता है निराश, वो निराश हो गए थे, उदास हो गए थे। इन 1855 दे रोज इन द रिबेलियन, और इसी वजह से वो 1855 में विद्रोह के रूप में उठ खड़े हुए। मास्टर्स यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यूरोपियन या यूरोपियंस का सपोर्ट करने वाले सभी के साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट क्या हुआ, द डिसकंटेंट, डिसकंटेंट जो असंतोष है, वाज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, कि जो असंतोष का जन्म है वो देश के साथ साथ, किसानों के साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उसमें भी था, उसमें भी जन्म ले रहा था। और वो कैसे था, देखिए यहाँ पर बबलिंग के द्वारा बताया हुआ है इस चीज़ को। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, क्या है, ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन द सर्वेंट्स, कि जो वाइट पीपल हैं, जो वाइट सोल्जर्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, यहाँ तक कि उन्हें नौकर चाकर भी मिलते हैं अपने नीचे काम कराने के लिए। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें बहुत कॉम्पिटेंस, बिल्कुल तुच्छ नाम मात्र की सैलरी मिलती है और प्रमोशन बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आर्मी थी, हमारे इंडियंस थे, उन्होंने क्या कहा, द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिबेलियन, कि जो अंग्रेज़ हैं वो हमें लड़ाई करने के लिए दूसरे देशों में लेके जा रहे हैं जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध हैं। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर ओल्ड एज कस्टम, कि वो हमें क्या करा रहे हैं, हमारे जो ओल्ड कस्टम्स हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, उनको अबॉलिश करना, उनका त्याग करना, उनको ख़त्म करना, उनको त्यागने के लिए कह रहे हैं।
उसके बीच उसी आर्मी में से कुछ क्या कहते हैं, वी मस्ट ड्रीव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को क्या करना चाहिए, अपने देश से भगा देना चाहिए। और उनमें से सबसे पहले जिसने इसके लिए आवाज़ उठाई वो कौन थे, सिपाही मंगल पांडे अटैक द अर्जुनमेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड एक्सिक्यूटेड। सबसे पहले जो सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने अपने सीनियर पर अटैक किया और इस अटैक के लिए उन्हें क्या किया, एक्सिक्यूटेड कर देना, फांसी पर लटका दिया, उन्हें फांसी पर भी लटका दिया गया। नेक्स्ट क्या बताया, थाउजेंड, जब मंगल पांडे को फांसी पर लटका गया, थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवॉल्वेटेड, जो दूसरे सिपाही हैं उन्होंने भी रिवॉल्ट करना, विद्रोह करना, उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड टू देयर ऑफ देयर यूनिफॉर्म, स्ट्रिप्ड कर देना, उतार कर फेंक देना, उन्होंने अपनी जो यूनिफॉर्म्स हैं, अपनी जो वर्दी हैं वो वर्दियाँ उतार के फेंक दी, यानी कि अपनी नौकरी तक छोड़ दी। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, और इस वजह से क्योंकि उन्होंने विद्रोह किया सेना के अंदर, इसीलिए उन्हें ह्यूमिलेट किया गया, उनका शोषण किया गया। और इतना ही नहीं, पुट इन आयरन्स, यहाँ पर आयरन जो होता है लोहा, आयरन्स का मतलब क्या होता है, हथकड़ियाँ, उनको हथकड़ियाँ पहना दी गई। नेक्स्ट क्या बताया, फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम एंड पुअर पीपल माइंड, सिर्फ कुछ एक ही अंग्रेज ऐसे थे जो भारतीय रीति रिवाजों और भारतीय लोगों के दिमागों को समझ सकते थे। क्या बताया, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट मेड ऑफ द फैट ऑफ द काव एंड पिग्स। उनमें से किसी ने बता दिया कि अरे जो तुम अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण समझते हो, जो यहाँ पर आर्मी में काम कर रहे हो, क्या आपको पता है कि जिस ग्रीस को आपको ग्रीस ऑन द बुलेट, कि आप जिस बुलेट को या जिस बम को अपने मुंह से बाइट करते हैं, काटते हैं, उनके ऊपर जो फैट लगा हुआ है, जो चर्बी लगी हुई है, वो काव और पिग, सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। अब जो ब्राह्मण है वो भी शौक है इस बात से, और जो मुस्लिम है वो भी शौक्ड है। द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, अब जो यहाँ पर देखिए बबलिंग में जो मुस्लिम है वो कह रहे हैं कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने हमें डिसीव करना, धोखा देना, हम दोनों को ही क्या किया है, धोखा दिया है। यानी कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन था किस चीज़ का, डिससेटिस्फेक्शन का, या 1857 में जो फर्स्ट वॉर टू इंडिपेंडेंस हुआ था उसके लिए। नेक्स्ट क्या बताया, सून द चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से क्या भेजी जाते हैं, सामान भेजा जाता है, उतनी ही जल्दी जल्दी क्या ये मैसेज भी लोगों तक पहुंचा दिया गया कि उनके जो राजा हैं वो उनकी सर्विसेज जाते हैं, वो उनकी सेवा चाहते हैं, क्या कराने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। और लगभग सभी तैयार हो गए। येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, जो सरपंच हैं, जो भी इस गांव का मुखिया था, वो सभी तैयार हो गए कि जब भी हमारे राजा को ज़रूरत होगी हम सब तैयार होंगे। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही जो लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरीके से गांव में चपातियां बांट दी गई, यानी कि मैसेजेज बांट दिए गए, वैसे ही इंडियन आर्मी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास क्या सर्कुलेट किए गए, लोटस जो फ्लावर है, जो कमल के फूल हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। क्या करने के लिए, मैसेज सर्कुलेट करने के लिए कि आपको क्या करना है, एक तरीके से जो इंडिपेंडेंस है हमारे देश की, उसके लिए वॉर करना है, युद्ध करना है। और उनमें भी क्या कहते हैं, डेथ टू द फॉरनर्स, जो फॉरनर्स हैं, विदेशी हैं, उन्हें मृत्यु के घाट उतारेंगे। द मासेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पार्टियंस। अब जो जनता है वो जनता क्या कर रही थी, शेल्टर दे रही थी, यानी कि आश्रय दे रही थी कि इनको जितने भी पैट्रियट्स यानी कि देशभक्त थे और उनको जो भी सामान की ज़रूरत वो मुहैया करा सकते थे, वो कराने की क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 8 में क्या है, रिवॉल्ट हुआ, यानी कि विद्रोह हुआ। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बारे में बताया हुआ है। एंड देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, यानी कि सबसे पहले जो आउटब्रेक हुआ, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही हैं उन्होंने किस तरफ रुख लेना शुरू कर दिया, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। और वो नारे किसके लगा रहे थे, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, जो उन्होंने अपना मुखिया बना लिया किसको, बहादुर शाह को, कि हमारे जो राजा हैं वो क्या रहें, विजयी रहें, अमर रहें। द रिबेलियन सेपरेट वाइटर, अब जो रिबेलियन है, विद्रोह है, वो पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, फैलता ही जा रहा था। मैनी लैंड लॉर्ड्स, काफ़ी सारे जो जमींदार हैं, हैव लॉस्ट देयर लैंड्स, उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी, किस वजह से, जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं,
जो ब्रिटिश नीतियाँ थी उनकी वजह से। एंड दे वर शोर, SOR, शोर का मतलब क्या होता है, मतलब खट्टे होना या फिर एक तरीके से विद्रोह में होना, नफरत करना, वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने भी, लैंडलॉर्ड्स ने भी क्या करना शुरू किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ और भारतीयों का साथ देना शुरू किया। द वाइट मैन रूल मस्ट एंड, वो भी क्या कह रहे थे कि जो अंग्रेज़ों का शासन है वो ख़त्म होना चाहिए। और जो लैंडलॉर्ड्स है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर बबलिंग में, येस वी विल हेल्प यू, हम आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। पॉइंट नंबर 9 में है फाइट फॉर द फ्रीडम। जो फाइट है फ्रीडम के लिए वो लड़ी जा रही थी, 1857 चला हुआ था। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। काफ़ी जो फॉर्मर रूलर्स थे, पहले के जो राजा थे, उनमें से एक कौन है, बेगम हजरत महल थी लखनऊ में, वो भी अंग्रेज़ों से क्या थी, रुष्ट थी। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, कि जो वाइट पर्सनस हैं, अंग्रेज हैं, उन्होंने मुझसे मेरे क्या ले ली है, ज़मीन ले ली है, मेरा राज्य ले लिया है। पॉपुलर लीडर्स, और यहाँ तक कि जो पॉपुलर लीडर्स हैं, मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, उन्होंने लोगों को एक तरीके से नारा दिया, राइज ब्रदर राइज, उठो भाइयों उठो, अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, जो अंग्रेज हैं रूइनिंग करना, बर्बाद करना, वो हमारी ज़मीन को क्या कर रहे हैं, हमसे छीन रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए जो बेगम हजरत महल है, उन्होंने भी क्या कर लिया, उस रिवॉल्वेशन को, उस विद्रोह के अंदर पार्टिसिपेट किया। मुस्लिमों ने भी वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। जो उसके बाद क्या है, अजीमुल्ला खां थे, टोल्ड ताता त्योपे, उन्होंने ताता त्योपे से क्या कहा, यहाँ बबलिंग में दिया हुआ है, वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें इस, ये जो हम युद्ध लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए, इसमें हमें एक नेता की ज़रूरत है, और हम अपना नेता किसे रखेंगे, पेशवा नाना साहिब को रखेंगे। अब जो पैट्रियट्स हैं, यानी कि जो देशभक्त हैं, पाउंस्ड अप द ब्रिटिश, पाउंस्ड अप करना, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। फॉट, लड़ाई की, पीच्ड बैटल ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में, लगभग सारे उत्तरी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी, लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन ये लड़ाई पूरी नहीं हो पाई, ये आपको भी पता है। और उसका रीज़न एक तो क्या है कि उन्होंने अपना लीडर जिसको बनाया था, बहादुर शाह को, देखिए 80 ईयर्स ओल्ड, 80 साल के थे ये कुंवर साहब, कुंवर सिंह बहादुर शाह। कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, यानी कि अपनी कलाई में, उनकी कलाई में क्या हो गई, जो है बंदूक की गोली लग गई, और जिसकी वजह से उन इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ भी हो गई। और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में, क्या करें, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, वो अपने हाथ में से जो खून बह रहा है उस खून को गंगा नदी के अंदर डाल रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि गंगा मैया ये मेरी तरफ से आपको आखिरी भेंट है। और उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू सम रीजन्स द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिमेन अनकम्प्लीटेड, वो कुछ कारणों से असफल रहा, लेकिन फिर भी जो चीज़ें थी, किस वजह से डिससेटिस्फेक्शन हुआ, और डिससेटिस्फेक्शन ने किस जो है स्पार्क्स का रूप लिया, फिर रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन में किस तरीके से भारतीय इकट्ठे हुए, इन सभी चीज़ों ने एक तरीके से जो आगे आने वाला वॉर था, यानी कि इंडिपेंडेंस के लिए जो अगली लड़ाई होने वाली थी, उसकी पृष्ठभूमि जो है वो तैयार कर दी थी।